नमस्कार मित्रों। भाषा के बहाने एक बार फिर से आपसे बातचीत करने का मन हो आया। पिछली गपशप हमारी थोड़ा सा अधूरी रह गई थी। हमने बात तो हिंदी नाम से शुरू की थी और हम फिर हिंदी उर्दू की ओर चले गए थे। ये चर्चा की थी कि हिंदी वस्तुतः है प्राचीन भारत की भाषाओं बोलियों में हिंदी शब्द का प्रयोग संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश में तो नहीं ही है। इधर भी ब्रज अवधि में भी हिंदी का प्रयोग प्रारंभ में नहीं था। तब भारत की या इस हिंदी क्षेत्र की इकाई, भारत तो बहुत व्यापक इकाई है। हिंदी क्षेत्र की जिस भाषा का नाम, जिसको आज हम हिंदी क्षेत्र कहते हैं, उनकी भाषाओं के नाम में से एक जिस उभरती हुई मध्य देशीय भाषा के नाम का उल्लेख था, उसका नाम था भाखा। और हिंदी उधर फारसी मूल, बल्कि अवेस्ता में, शायद 17वीं शताब्दी में अवेस्ता में हिंदी विशेषण एक बना था। हिंदी जो सिंध के परे रहने वाला देश, भौगोलिक नाम भी था और यहाँ की भाषाओं निवासियों के लिए भी था हिंदी वाले, हिंदी क्षेत्र के, हिंदी प्रदेश, राज्य जो भी कह लीजिए के हिंदी, उस हिंदी से हिंदी वहां विकसित हुआ। और ये हिंदी हमारे यहाँ जो उर्दू और उसकी हमने जो बात की थी, यहाँ मध्य युग में बाजारों में आम व्यवहार के लिए पनप रही भाषा उर्दू थी या खड़ी बोली थी। उर्दू खड़ी बोली से विकसित हुई थी, ये भी हमने बात की थी, क्योंकि खड़ी बोली के व्याकरण को ही उर्दू ने ग्रहण किया था। केवल शब्द भंडार में उनके फारसी तुर्की मूल के शब्द अधिक थे, लेकिन मूल व्याकरण यही का था जो आर्य भाषाओं का था। वस्तुतः है भारत ईरानी, भारत आर्य भाषाएं, फिर मध्य देशीय भाषाएं। मध्य देशीय भाषाओं में एक स्तर पर आकर, एक स्टेज पर आकर हिंदवी, खड़ी बोली का फिर उर्दू, उसे आगे चलकर रेख्ता भी कहा गया। इधर हिंदवी, जिसको हमने हिंदी कहा। तो खड़ी बोली से ही हिंदवी का भी व्याकरण उस पर ही आधारित था और वही रेख्ता का था, ताना माना खड़ी बोली का था दोनों तरफ। और उसमें बेल बूटे जो थे वो उधर फारसी वालों ने के ज्यादा बने, फारसी भाषा के, तो उर्दू हो गई। और ताना माना खड़ी बोली का और बेल बूटे को संस्कृत निष्ठ यहाँ की और जो क्षेत्रीय भाषाएं थी पुरानी, उनसे कढ़े, तो वो हिंदी। आधार अधिक नहीं था। बहरहाल इसमें हम अधिक नहीं उलझेंगे। हाँ, ये चर्चा करना जरूरी है कि हमने कल जो पिछले एपिसोड में जो चर्चा की थी कि उर्दू और हिंदुस्तानी, इन दो नामकरणों के पीछे अंग्रेजों की वैमनस्य पैदा करने वाली भावना स्पष्ट झलकती है। जो भाषा पढ़ाई जा रही थी वो एक ही थी, लिपियां अलग अलग थी, हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने उस नस्तली क्या फारसी लिपि के लिए जो भाषा थी उसमें उर्दू नाम चल रहा था, उसको उर्दू ही कहना प्रारंभ किया, उसको एक अलग भाषा माना। और इधर हिंदुस्तानी कहा और उस हिंदुस्तानी को एक अलग भाषा माना। गिल क्राइस्ट को श्रेय जाता है, कल भी शायद पिछले एपिसोड में शायद चर्चा हुई थी। और अब ये अलग अलग भाषाओं के नाम से विद्यालयों में प्रारंभिक स्तर से ही पढ़ाई जाने लगी। और जब दो अलग भाषाओं के नामकरण हो गए, लिपियां चूंकि भिन्न थी ही, इसलिए वो अलग भाषाएं बनती चलेगी। वो अलगाव का श्रेय कभी एक होता कभी अलग होता दिखाई पड़ता है, उस बहस में हम नहीं पढ़ेंगे, हमें मुख्य विषय पर आना है। बहरहाल अब जो हिंदी खड़ी बोली से विकसित हुई, वस्तुतः यहां भी यह बात स्पष्ट जान लेनी जरूरी है। जानते हैं आप लोग कि खड़ी बोली क्षेत्र दिल्ली, मेरठ, आगरा के आसपास के क्षेत्र को माना जाता है। वहां जो खड़ी बोली बोली जाती थी
आ जाती है आज भी। आज जो हिंदी है वो उस खड़ी बोली से विकसित तो हुई है, लेकिन खड़ी बोली नहीं है। ये बात ठीक इसी तरह से है कि आधुनिक भारतीय भाषाएं एक दौर में संस्कृत से विकसित हुई मानी जाती हैं। विकसित भले ही हुई हो, लेकिन वो संस्कृत नहीं है। ठीक उसी तरह से खड़ी बोली से हिंदी भले ही विकसित हुई हो, वो खड़ी बोली नहीं है, वो हिंदी है। उसका अपना अस्तित्व है, अपना व्याकरण है, अपनी शब्दावली है। हाँ, ये जरूर है, अब मैंने इसकी कोई सीमा तो होती नहीं है। ये कहा गया कि हिंदी तो साहब गढ़ी हुई भाषा है, विकसित नहीं कहा। आज भी कहा जाता है हिंदी विरोध में, हिंदी तो एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, गढ़ी हुई नकली भाषा है। कैसे? कहीं इन्होंने अलग अलग बोलियों के शब्द इकट्ठा किए और मिला के कह दिया कि ये हिंदी है। होगा, लेकिन प्रमाण ऐसे कुछ नहीं है। बोलियां पनपती नहीं, उतार चढ़ाव बोलियों का। मैं हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी, अवधि और ब्रज तो भाषाएं थी, लेकिन राजनीतिक केंद्र से अलग हो जाने से या राजनीतिक केंद्र में न आ पाने से और केंद्र में फारसी और उसके बाद हिंदी के आ जाने से वो बोली में रह गई। वरना बोली और भाषा में तो कोई विशेष अंतर है नहीं, साहित्य उनमें भी है, अपने क्षेत्र में वो भी प्रमुख भाषाएं हैं। वस्तुतः भाषा और बोली का और कोई भाषा वैज्ञानिक अंतर तो है नहीं। एक अंतर जरूर होता है कि जैसे हम आज भाषा कहते हैं, वो केंद्र से बाहर की ओर प्रसारित होती है, और जो बोली है वो केंद्र की ओर ही प्रसारित हो पाती, क्योंकि उसके बोलने वाले एक केंद्र में सिमट जाते हैं। बस इतना सा अंतर है। भोजपुरी हो चाहे मैथिली हो, अखिल भारतीय स्तर पर क्योंकि हिंदी है। और फिर दूसरी बात यह है कि ये बोलियां परस्पर जितनी भी हैं, जो कभी कभी हिंदी के विरोध में मैंने खड़ी कर दी जाती हैं, अलग भाषाएं बना दी जाती हैं, संविधान में एक दो आ भी गई हैं और उनका प्रयास है, ठीक है, वो उनमें और हिंदी में चूंकि सहज ग्राह्यता है, या कहिए कि अधिक कठिनाई नहीं है। जैसे मैथिली में कहा जाता है कि मैथिली से तो हिंदी बहुत दूर है, और भौगोलिक दृष्टि से खड़ी बोली दूर है मैथिली क्षेत्र से, खड़ी बोली क्षेत्र शायद इसलिए दूर लगता हो, या बहुत समय में बहुत उनमें आदान प्रदान में कठिनाई होती हो। लेकिन ऐसी कठिनाई नहीं है कि हम बिल्कुल न समझते हो। है, फिर हम लोग उलझ जाएंगे। अब हम जिस हिंदी की बात कर रहे हैं, उस हिंदी का क्षेत्र, आप जानते हैं बहुत सारे राज्य हैं। पश्चिम में पंजाबी, कश्मीरी क्षेत्र से लेकर या उत्तर में पहाड़ी को हिंदी क्षेत्रीय माना जाता है, और इधर पूर्व में बांग्ला उड़िया उसकी सीमाएं निर्धारित करती हैं, मोटे तौर पर भौगोलिक सीमाएं। और दक्षिण में आंध्र का तेलुगु क्षेत्र, पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजराती। ये इन मुख्य भाषाओं से घिरा हुआ जो एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, वो हिंदी क्षेत्र कहा गया। लेकिन वस्तुतः भाषा किसी भौगोलिक या राजनीतिक सीमांकन भाषा का हो नहीं सकता। वो प्रसारित, मैंने पहले अभी अभी कहा था कि वे बाह्य प्रसारित होती है, बहिर्मुखी कह लीजिए। बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट के अर्थ में नहीं, बल्कि बाहर प्रसारण की ओर उसको अग्रसर होती है, प्रसारित होती है। तो संपूर्ण देश में धीरे धीरे है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। व्यवहार भाषा वो है, मार्केट भाषा वो है, और अपने ही बूते पर सरकारी प्रयासों के बाद हम कभी करेंगे, अपने ही बूते पर अपनी उपयोगिता को जताते हुए हिंदी ने स्थान बनाया है। और हिंदी को प्रचार प्रसार करने में शायद सरकारी योगदान या संवैधानिक आड़ उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी उसकी ग्राह्यता है। महाराष्ट्र में या गुजरात में या दक्षिण में भी भक्ति आंदोलन से लेकर के, और दूसरी याद इस बीच करनी बहुत जरूरी है, करनी चाहिए थी हम लोगों को, कि हैदराबाद में जो दक्षिणी के नाम से हिंदी गई, उसे दक्षिणी उर्दू कहते हैं। हिंदी उर्दू का सनातन रहेगा ये क्लेश, लेकिन वो दक्षिणी उर्दू हो चाहे दक्षिणी हिंदी हो, वो वही भाषा है जो उत्तर में बोली जाती है। लेकिन उन्होंने स्थानीय परिवर्तन भाषा में आने स्वाभाविक है, भौगोलिक थे,
कुछ बोलियों का उनका प्रभाव है, तो उनकी शैली एक अलग विकसित हुई, वो दक्कनी शैली थी। और तो भक्ति आंदोलन में उधर दक्षिण में तो हम केरला तक में साईं थे कुछ कीर्तन करने वाले, उन लोगों के द्वारा महाराष्ट्र में इस तरह से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये फैलती रही और आज उपयोगिता की दृष्टि से फैल रही है। और चूंकि बाजार की भाषा है, इसलिए लोगों को लगता है कि इसे सीखना जरूरी है। आज लोगों का इधर उधर घूमना अधिक हो रहा है, तो लोग रोजगार के लिए या पर्यटन के लिए या और किसी काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उनकी अपनी भाषा में उनके साथ जाती है। और भी कुछ कारण हैं जिनकी चर्चा समय मिली तो कभी करेंगे। तो अब यह हुआ कि जब हम हिंदी जो अब पढ़ाई जाए या जो लोग ग्रहण करें, वो हिंदी कौन सी हो? हैदराबादी हिंदी हो, भोजपुरी हिंदी हो, मैथिली हिंदी हो, ब्रज क्षेत्र की हिंदी हो या राजस्थानी हिंदी हो, क्योंकि इनमें छटाएं तो सब में अलग अलग हैं, बनावट फर्क है। तो फिर दूसरी बात, हिंदी जब भारत की भौगोलिक सीमा, राजनीतिक सीमा से बाहर चली गई, आज विश्व के 100 से अधिक देशों में हिंदी विश्वविद्यालयों के स्तरों पर पढ़ाई जा रही है। लोग अलग से बहुत पढ़ रहे हैं, प्राइवेट रूप में, वैयक्तिक रूप में, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं से, और इस इंटरनेट के ज़माने में इंटरनेट के माध्यम से, और कई माध्यम है जिनसे लोग हिंदी सीख रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि वो कौन सी हिंदी सीखें? वो लिपि उच्चारण के स्तर पर हो या लिपि के स्तर पर हो, क्योंकि भाषा से उसकी लिपि जुड़ी हुई है। वो कैसी हो, उसका रूपाकार क्या हो, उसका ध्वनि स्वरूप क्या हो? तो इस पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही, सन 60 के आसपास से मानक हिंदी की चर्चा होने। मानक से तात्पर्य था परिनिष्ठित, जिसमें जो मीडिया में प्रयोग में आए, जो कार्यालयों में प्रयोग में आए, अदालत कचहरी की बने और दस्तावेजी बने, सरकारी व्यवहार में आ जाए, वो हिंदी अलग अलग क्षेत्रों की तो उसमें ग्राह्यता नहीं होगी, इसलिए उसमें एक मानक रूप होना जरूरी था। दूसरा, जो नए सीखने वाले हैं, जो अहिंदी भाषिक क्षेत्र के लोग, भारतीय या विदेशी सीखने वाले हैं, उनको कठिनाई होती है। हमारी मातृभाषा, इसलिए हमें लगता है कि हम सबको कहते हैं हिंदी सीखो भाई, हिंदी बड़ी आसान है, कठिन नहीं है। हाँ, आसान इसलिए है कि हमें माँ के दूध के साथ मिली है, या हमें पड़ोस से, हम इतने निकट हैं हिंदी क्षेत्र के कि उनको मिली है, इसलिए उसे मातृभाषा सरल लगती है। या उसकी बोली के भी ये सबसे निकट है, तो बोली वाले को भी हिंदी सीखना आसान होता है, चाहे भोजपुरी भाषी हो चाहे मैथिली भाषी हो। लेकिन जिसका हिंदी या उसकी बोलियों से कोई संपर्क हुआ ही नहीं, वो कैसे ग्रहण करे, वो किस हिंदी को हिंदी माने? इसलिए ये तय हुआ कि एक मानक स्वरूप हिंदी का विकसित होना चाहिए, उसी में बल दिया जाए, जो सीखने में आसान हो, समझने में आसान हो, और जैसे ये तमाम जो संप्रेषण के, संचार के माध्यम हैं, कार्यालय हैं, लिखित साहित्यकार, ये सब उसे अपना सकें। और 1967 के आसपास, हो सकता है एक आध शायद मैं आगे पीछे कह रहा हूँ, 1967 में शायद मानक हिंदी आयोग, वर्तनी आयोग ने अपनी पहली से रिपोर्ट दी। तब के शिक्षा मंत्रालय के अधीन था, फिर शिक्षा मंत्रालय है, और उन्होंने मानक नागरी के नाम से लिपि में कुछ सुझाव दिए। बहरहाल ये प्रयास हुए आधार सामग्री तैयार करने के लिए, और ये अनुरोध किया गया प्रेस से भी, और सरकारी दफ्तर। सबसे पहले तो बात ये थी कि सरकारी कार्यालय उस मानक हिंदी के स्वरवर्तनी को अपनाएं जिसकी संस्तुति की गई है, और वो थोपी नहीं गई थी। कुछ लोग कहते हैं थोप दी गई, थोप नहीं दी गई, और थोप नहीं दी गई, उसका परिणाम आज भी ये है कि आप समझिए लगभग आधी सदी से अधिक समय हो गया है, आज भी लोग मुक्त हैं लिखने के लिए, लोग अपने अपने ढंग से लिख रहे हैं। यही तो बात है, एक लोकतंत्र में कोई चीज थोपी नहीं जाती, आज भी हम मुक्त ढंग से लिख, उसी में छूट दी गई
इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो वो भी की जो छूट है वो आज तक चल रही है, जहां तक सुविधा है ऐसे लिखा जाए। मानव इसको, जैसा मैंने कहा कि उद्देश्य यही था कि सीखने सिखाने के लिए आसान हो। तो आज की परिचय आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदी के अनेक अनेक विषय हैं और मैं सोचता हूँ कि आपका अधिक समय लेकर आपको उनमें न उलझाऊं। और दूसरी बात ये भी है कि मैं शास्त्रीय चर्चा पे नहीं उलझता, मैं एक एक आम जन के दृष्टिकोण से समझने समझाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए मैं अधिक समय का ये एपिसोड कोशिश करता हूँ कि नहीं बने। तो आज मुझे चाहिए कि मैं यही विराम लूं। आगे चलकर हम हिंदी की किसी और पक्ष को उठाएंगे। हिंदी उर्दू की बात जो आज मैंने जानकर ही छोड़ी है, उसकी बात उठाएंगे कि कैसे उर्दू ने हमारे देश में भी एक तरह से विभाजन का मुद्दा बनी, कैसे पाकिस्तान में भी बनी, और लेकिन भारत में उसको अपनाया जा रहा है। वो एक ही स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। पाकिस्तान, खैर उस पर फिर चर्चा। अगर ये बातचीत आपको ठीक लग रही हो, भाषा के बहाने ये बातचीत, तो भाषा के बहाने ही इस कार्यक्रम में आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे होंगे। अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।